हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 माय लवली स्लेव नॉवल का, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका प्रोलॉग मैंने आपको कल ही बता दिया था। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। ये इथेन का पॉइंट ऑफ व्यू है। इथेन खुद से आपसे बात कर रहा है या इथेन खुद ही ये बता रहा है। चलो अब हम शुरू करते हैं। इथेन कहता है, मैं शीशे में खुद को देखता हूँ। मेरी आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स बन चुके हैं। मुझे एक हफ्ते पहले एक पत्र मिला था और तब से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। नीलामी के लिए आपको अपने नए मालिक के लिए अच्छे कपड़े पहनने होंगे। वैसे मैंने कुछ खास तो नहीं पहना। ब्लैक फॉरेस्ट, थोड़ी टाइट पैंट और पैरों में काले नाइकी के जूते। मेरे दर्द को ढकने के लिए मैंने एक काली शर्ट और जैकेट पहनी थी। ये जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा है। इथेन, जाने का समय हो गया है, जूलियट लिविंग रूम से चिल्लाती है। आ रहा हूँ जूल्स, मैंने उत्साहहीनता से चिल्लाकर कहा। मैं अपना सूटकेस जिप में बंद करता हूँ और उसके काले हैंडल को पकड़कर उसके अपने पीछे खींचता हूँ। मेरी माँ और जूलियट भी मेरे पीछे पीछे कार की ओर आती हैं। मैं हवा में सांस लेता हूँ। पेड़ों से मीठी चीड़ की खुशबू और ओल्ड लेडी नॉर्थ डोर से ताज़े पके हुए कुरकुरे सेब की हल्की हल्की खुशबू मुझे महसूस होती है। जूलियट की गुलाबी कार सीट के बगल में रखे उस झंझट भरे बैग को कार में ठूंसते हुए मैं उसे कार में उसकी बेल्ट को सावधानी से और धीरे धीरे बांधने में मदद करता हूँ। यात्री सीट पर बैठते हुए मैं अपनी माँ की तरफ देखता हूँ। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि वे कितनी थकी हुई दिखती हैं। उनके माथे पर ज़्यादातर रेखाएं चिंता से बनी हुई हैं। उनके मुंह के पास एक सिलवटें हंसने और मुस्कुराने में बनी हुई हैं। उसके भूरे रंग के गोले सड़क में धंसे रहे हैं, जैसे कि वह किसी गहरे विचार में डूबी हुई हैं और उसे ये भी एहसास नहीं हो रहा है कि वह कहाँ जा रही हैं। उसके अस्त व्यस्त बालों में भूरे रंग की धारियाँ उभरी हुई हैं, जिन्हें एक बन में बांधा गया है। एक बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी। इथेन, मेरी माँ अपना सिर झुकाकर मेरी ओर देखती है और कहती है, इथेन। मैं अपनी उलझन में देखता हूँ, फिर अपने आसपास देखता हूँ। मेरे सामने बहुत बड़ी इमारत है, एक गुंबद के आकार की इमारत जो भूरे रंग से रंगी हुई है। अंदर जाने के लिए बड़ा केवल एक ही दरवाज़ा है जो बाहर आने का भी काम करता है, लेकिन उस इमारत में कोई भी खिड़की नहीं बनाई गई है जहाँ से कोई इंसान भागने की योजना बना सके। आह भरते हुए फिर मैं अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। मैं उसे एक शराबी पिता के साथ नहीं छोड़ सकता था जो हमेशा घर से बाहर रहता था। जूल्स का क्या होगा? वे इतनी बड़ी हो जाएगी, उसे एहसास हो जाएगा कि पिता कितना भयानक है। मेरी माँ ने पहले ही मेरे भाई को खो दिया है। एडवर्ड की नीलामी कर दी गई थी। एडवर्ड मेरा भाई था, लेकिन वे एक दिन भागने में सफल रहा। वे हमारे पास वापस आया, हमें चेतावनी देने के लिए। हमें खरीदने वाले लोगों के हाथों में क्या क्या होता है, वे कैसा कैसा सलूक करते हैं। जैसे ही वह दरवाजे में घुसा, उन्होंने उसे पकड़ लिया। मेरी माँ और मेरे सामने उसका गला काट दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कैसे गाढ़ा तरल पदार्थ उसके शरीर से नीचे की ओर बह रहा था, जो कि खून था। मैं कितना भयभीत था। मैं एक छोटा बच्चा था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या होते हुए देखी थी। वे इस लायक नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ, मैं बुदबुदाया माँ के कानों में। वे स्वीकारती में सिर हिलाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे बोल नहीं पा रही हैं। जूल्स, मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं अपनी सीट पर घूमकर उसकी ओर देखता हूँ और वे ज़ोर से सिर हिलाती है। छोटी गाड़ी से बाहर निकलकर मैं अपना सामान उठाने के लिए उधर उधर घूमता हूँ। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और बैग ज़मीन पर रखता हूँ। अपनी माँ का दरवाज़ा खोलता हूँ और उन्हें कसकर गले लगाता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ, कृपया इसे कभी मत भूलना, मैंने फुसफुसाकर उससे कहा। उसे जाने नहीं देना चाहता था मैं।
कृपया एडवर्ड की तरह मत बनो, बोलते हुए उसकी माँ की आवाज़ टूट जाती है। मैं सिर हिलाता हूँ, उसकी आंसुओं के लिए दोषी महसूस करता हूँ। अपना बैग लेकर कार के चारों ओर घूमता हुआ और फिर मैं जूलियट का दरवाज़ा खोलता हूँ। इथेन को मत छोड़ो, वह रोने लगती है। इथेन, मुझे मत छोड़ो। जूलियट, मुझे करना होगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं अपने आंसू रोकने की कोशिश करता हूँ और कार में झुककर अपनी छोटी बहन को गले लगाता हूँ। अपने भूरे बाल मेरी गर्दन पर गुदगुदी करती है, जबकि उसके भूरे नेत्र से आंसू बहते हैं। कृपया, वह विनती करती है। भाई, प्लीज़ मत जाओ, मत जाओ भाई। जूलियट, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं दूर हटते हुए उसकी विनती को अनदेखा करने की कोशिश करता हूँ और फिर उसका दरवाज़ा बंद करता हूँ। मैं अपने आंसू पोंछता हूँ और सीधा खड़ा हो जाता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ। गहरी सांस लेते हुए मैं बैग को हैंडल से कसकर पकड़ता हूँ और दरवाजे की ओर चल पड़ता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुँचता हूँ, सुरक्षा गार्ड ने मेरी ओर देखा और कहा, नाम नाम क्या है तुम्हारा? उसकी आवाज़ थोड़ी डराने वाली थी। इथेन, इथेनिज़ल, मैं बुदबुदाया और बेसब्री से इस काम का पूरा होने का इंतज़ार करने लगा। मैं उसे देखता हूँ, गंदे कपड़े जिन पर इतनी जगह दाग लगे हैं, गिनना भी मुश्किल है। उसके सिर पर बाल नहीं। तो फिर वो गार्ड कहता है, हाँ हाँ समझ गया, तुम उसी लड़के के भाई हो ना जिसने आत्महत्या कर ली थी? वे एक डरावनी असहज मुस्कान देता है। मैं सिर हिलाता हूँ, एडवर्ड के बारे में ना सोचने की कोशिश करता हूँ। ठीक इसी तरह मिस्टर इज़ेल वे दरवाज़ा खोलता है और उसे खुला रखता है। मैं अंदर जाता हूँ, अंधेरे से मिलता हूँ। वे मेरे पीछे आता है, दरवाज़ा पटक देता है। अचानक रोशनी आती है और मैं एक भयानक कमरे में पहुँच जाता हूँ, लगभग एक यातना कक्षा जैसा, जो कि एक प्रिज़न जैसा था, एक सेल था, जेल का। कुछ जगहों पर कपड़ों के ढेर लगे हुए थे। एक रैक जिसमें ऐसा दिखता था जैसे कि काफ़ी रस्सियाँ पड़ी हैं। शायद दूसरे रैक पर पट्टे और कॉलर भी थे, जो कि स्लेव के गले में डाले जाते थे। और काल कोठरी के दोनों तरफ जेल थे, सेल बनी हुई थी जिनमें कुछ लोग भी थे। ज़्यादातर लोग मुझसे मदद की पुकार कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। दीवारों से दूर से चीखने की आवाज़ भी गूंज रही थी। फिर वह आदमी कोठरियों की ओर चलना शुरू करता है और मैं भी उसके पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि मैं चोटिल नहीं होना चाहता था। मैं वह कुछ नामों को अस्पष्ट रूप से बुदबुदाता है। इथेनिज़ल, ये आपका सेल है। वह एक बार फिर अपनी डरावनी मुस्कान बिखेरता है, लेकिन इस बार उसके पीले और काले दांत दिखाई देते हैं। ये कॉलर पहन लो और अंदर आ जाओ। उसने मेरे पैरों पर एक काला कॉलर फेंक दिया। मैं कॉलर उठाता हूँ और धीरे धीरे सेल में जाता हूँ, पीछे की ओर चलता हूँ और धूल भरी बेंच पर बैठ जाता हूँ। कॉलर को देखते हुए मुझे एक टैग नज़र आता है, जैसे कुत्तों के कॉलर पर लगा होता है। टैग पर मेरा नाम खुदा हुआ था। मैंने पतला कॉलर काला पहना और आह भरी, तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? मेरे सामने वाली कोठरी में बैठी एक लड़की लगभग चीखती हुई कहती है। मैं सिर्फ इसलिए मरना नहीं चाहती क्योंकि मैंने उस आदमी की बात नहीं मानी। मैं चिढ़कर गुर्राती हूँ। वे चुप रहती है और अपना सिर पीछे की ओर ठंडी दीवार पर टिका लेती है। फिर इथेन सोचता था, काश मैं 16 वर्ष का हुआ ही ना होता। अगर मैं 16 वर्ष का ना होता तो मुझे इस तरह से नीलाम नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला चैप्टर माय लवली स्लेव यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।